प्यारे बच्चों, आज हमारे द लास्ट लेसन जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है ना। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मिस्टर हैमल बोल रहे थे बच्चों को कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है लिटिल फ्रेंड्स, कि तुम लैंग्वेज सही से नहीं सीख पाए या फिर सही से नहीं पढ़ पाए, है ना। तो अब वो बताते हैं नेक्स्ट कि कौन लोग और जिम्मेदार है कि तुम लोग सही से पढ़ नहीं पाए या तुम अपनी भाषा सीख नहीं पाए। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills. तुम्हारे पेरेंट्स, anxious का मतलब उत्सुक, है ना, उत्सुक होना। तुम्हारे पेरेंट्स कभी उत्सुक नहीं थे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। उन्होंने हमेशा प्रिफर किया, तवज्जो दी, किसको? तुम्हें काम पे लगाने के लिए। कहाँ पर? फार्म पे, खेतों में, और मील्स में तुम काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मनी, मोर मनी, ताकि तुम और पैसा कमा सको और उनके घर में आय बढ़े, है ना। उनको तुम्हें पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने तुम्हें काम पे लगाया। एंड आई, अब पहले तो यहाँ पर ब्लेम करते हैं वो पेरेंट्स को, नंबर 1। ओके, नंबर 2 वो किसको ब्लेम कर रहे हैं? आई यानी मैं यानी खुद, वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया? आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोष दूंगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तुम्हें लेसन्स पढ़ाने के बजाय या फिर पढ़ने देने के बजाय मैंने तुम्हें हमेशा अपने पौधों को पानी पिलाने का काम दिया है, ना कि तुम्हें पढ़ाया है। और When I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? जब मुझे फिशिंग के लिए जाना था, फिश यानी मछली, फिशिंग यानी मतलब मछली पकड़ने के लिए जाना, है ना। तो जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी, है ना। तो एक तो मेरे पौधों को तुम्हें पानी पिलाने का काम दिया मैंने, और जब मुझे मछली पकड़ने जाना था तो मैंने तुम लोगों की छुट्टी कर दी, तो मैं भी बराबर का दोषी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एक के बाद एक उन्होंने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात की, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है वो फ्रेंच है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमल। द क्लियरेस्ट, एकदम क्लियर, साफ सुथरी, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब मनुष्य किसी का गुलाम होता है लेकिन जब अपने भाषा के ऊपर वो अच्छी पकड़ रखता है, यानी भाषा को नहीं छोड़ता है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा प्रतीत होता है जब किसी व्यक्ति की भाषा के, जब वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ता है तो वो उस कैदी की तरह होता है जिसकी चाबी खुद उसके पास है। वो कैद में है लेकिन उसकी चाबी कहाँ है? उसके पास है ना, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड read us a lesson. I was amazed to see how well I understood it. फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली, है ना, और उन्होंने पढ़ाया। मैं आश्चर्यचकित था कि मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। आज पहली बार मुझे उन्होंने जो पढ़ाया वो समझ में आया। क्यों? ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। आज उन्होंने पढ़ाया मुझे इतना आसान लगा। आई थिंक टू that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so patience, much patience. मुझे ऐसा लग रहा है आज पहली बार कि मैंने इतने ध्यानपूर्वक उनको सुना, है ना, और मैंने पहली बार ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने पहली बार इतने धीरज के साथ पढ़ाया। उन्होंने पहली बार इतना धीरज के साथ पढ़ाया और मैंने पहली बार इतना ध्यानपूर्वक सुना, तो मुझे बहुत सही समझ में आया जो पहले कभी नहीं आया। It seemed almost It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा प्रतीत हो रहा था, seemed प्रतीत हो रहा था जैसे ये गरीब आदमी बेचारा जाने से पहले हमें सब कुछ वो दे देना चाहता था जो वो जानता था। ओके, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में वो सब हमारे दिमाग में
घुसा देना चाहता था, जितना भी ज्ञान उसके पास था वो सारा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद लेखन का लेसन हुआ। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैड फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास। उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए सुंदर कॉपियाँ लेके आए थे नई, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, सुंदर वो गोल हैंडराइटिंग में लिखा था। क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास फ्रांस अल्सास। ओके, दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, वो इस प्रकार से छोटे झंडों की भांति दिखाई दे रहे थे जो स्कूल के कमरे में सर्वत्र लहरा रहे थे। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर लगी छड़ों से जैसे लटके हुए थे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. ऐसी मतलब आपको देखना चाहिए था कि कैसे हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था, है ना, और कैसे शांति छाई हुई थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, जो एक आवाज आ रही थी, एकमात्र आवाज, वो किसकी आ रही थी? जो पेपर के ऊपर पेन चलता है और ऐसे खड़खड़ की आवाज आती है ना, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। बाकी पूरे कैंपस में, पूरे स्कूल में क्या थी? शांति थी। Once some beetles फ्लू इन, कुछ जो होते हैं ना भंवरे, भौरे जो होते हैं वो उड़कर अंदर आ गए। बट nobody paid any attention to them, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वन, जो छोटे बच्चे वहां बैठे थे उन्होंने भी उन भौरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चे तो अक्सर डर जाते हैं ना ऐसी चीजें देखकर, लेकिन उनका भी ध्यान उस तरफ नहीं गया। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. वो मछली पकड़ने के कांटों के चित्र खींचने में लगे थे, जैसे इन चित्रों को खींचना भी फ्रेंच भाषा हो। On the roof the pigeon cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो जहाँ वहां पे कुछ कबूतर बैठे हुए थे, है ना, जो छत पर जो कबूतर धीरे धीरे में गुटर गू कर रहे थे। कूड मतलब कू करना, कू गुटर गू करना, है ना, कबूतर कैसे करते हैं? गुटर गू करना। तो वो जो गुटर गू कर रहे थे, मैंने मन ही मन में सोचा, विल दे, क्या वे कौन है यहाँ पे? जर्मन। जो जर्मन लोग हैं हमें बोल रहे हैं कि अभी फ्रांसीसी भाषा नहीं सीखनी है, तुम लोग जर्मन सीखोगे, तो क्या गुटरगू को, इस कबूतर को भी वो जर्मन सिखाएंगे, है ना, कबूतर को भी वो जर्मन में गाना सिखाएंगे या जर्मन बोलना सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब मैंने अपने लेखन को छोड़कर ऊपर की तरफ देखा तो मिस्टर हैमल मोशनलेस, मोशन का मतलब गति, लेस मतलब कमी, बिना किसी गति के अपनी चेयर पर बैठे हुए थे मिस्टर हैमल, और गेजिंग, गेज का मतलब होता है घूरना, है ना, घूर रहे थे। किसको घूर रहे थे? एट वन थिंग, एक एक करके सारी चीजों को घूर घूर के कमरे के अंदर देख रहे थे। देन एट अदर अनदर, एक बार इसको देखा, फिर इसको घूर के देखा, फिर इसको घूर के देखा, ऐसे करके वो सबको घूर घूर के देख रहे थे। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लग रहा था जैसे उस स्कूल रूम के अंदर सारी चीजें किस तरह दिख रही हैं, किस तरह लग रही है, वो सारी अपने दिमाग के अंदर सेट करना चाहते थे। फैंसी For 40 years he had been there in the same place. 40 सालों से वो एक ही प्लेस, एक ही जगह पर काम कर रहे थे। With his garden outside, उनके बाहर गार्डन था, उस रूम के बाहर। The window and his class in front of him. उसके सामने उसकी क्लास बैठी हुई थी, खिड़की के बाहर गार्डन था। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller. जो वॉलनट का, अखरोट का पेड़ है, वो गार्डन में बड़ा हो चुका था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, मिस्टर हैमल ने किसका पौधा लगाया था? होप वाइन का लगाया था, है ना, होप वाइन का पौधा जो उन्होंने खुद लगाया था। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अब वो भी बड़ा हो गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day.
अब इन सब को छोड़कर जाने की बात ने तो उसका मन तोड़ दिया था, दिल तोड़ दिया था, मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा था। बेचारा साथ में ऊपर के कमरे में उसकी बहन की इधर-उधर चलने और सामान बांधने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन क्या करना था, देश छोड़ के जाने का आदेश था, है ना? तो पैकिंग उसकी जो बहन है मिस्टर हैमल की, वो पैकिंग कर रही थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। किंतु उसमें इतना साहस था कि वो हर पार्ट को लास्ट तक सुन सकता था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। Down there at the back of the room, old Hosser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. तो उनके राइटिंग के पाठ के बाद में व्याकरण के बाद में उनके लेखन के बाद उनके हिस्ट्री का पाठ हुआ, और फिर बच्चों ने एक साथ स्वर में बा बे बी बू बोला, और कमरे के पीछे इसलिए हिस्से में जो बूढ़ा हौसर था, है ना, जो चश्मा स्पेक्टेकल्स लेके बैठा था, बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा लगा लिया था तथा अपनी प्रथम पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़े हुए बच्चों के साथ बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था, मतलब इमोशनल हो गया था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन। भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ उसकी वॉइस जो है वो कप कपा रही थी, है ना, कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और जिस तरह से वो बोल रहा था, उसको बोलते हुए सुन के हम सब लोगों को बहुत हंसी आ रही थी, और एक तरफ से दुख हो रहा था तो रोना भी आ रहा था, है ना। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। अरे मुझे कितनी अच्छे प्रकार से याद है वो आखिरी पाठ, वो अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंगुलस Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows. उसी समय फिर एंजलिस ने, जो रोमन कैथोलिक चर्च में दोपहर की भक्ति के लिए बजाई जाने वाली एक घंटी होती है, उसको एंजलिस बोलते हैं, जो चर्च में बजती है, एक प्रकार की घंटी। तो उसी वक्त वो घंटी बजी। इसी क्षण क्या हुआ, जो पर्शियन सैनिक जो थे, सोल्जर्स थे, वो जो ड्रिल कर रहे थे, है ना, ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके लौटने का समय हो गया था, है ना। तो वो लौट रहे थे। खिड़कियों के नीचे वो जो घंटी बज गई, है ना। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल। उनका जो चेहरा था वो बहुत फीका पड़ा हुआ था, पीला पड़ा हुआ था, मतलब पेल का मतलब होता है हल्का पीला कलर, है ना, पेल पड़ा हुआ था। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, है ना। तो वो कुर्सी से उठ खड़े हुए, और उनका चेहरा पेल पड़ा हुआ था, हल्का पीला। मैंने उसे इतना ऊंचा पहले कभी नहीं देखा था, उनको बहुत लंबे दिखाई दिए। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने बोला, मिस्टर हैमल ने क्या बोला, माई फ्रेंड्स। आई आई मैं, बस वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बट इतना ही बोल पाए, मैं कुछ कहना चाह रहे थे। बट समथिंग चॉक्ड हिम। चॉक का मतलब होता है ब्लॉक। उनका गला अवरुद्ध हो गया, वो बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, मतलब वो आगे कुछ ना बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, चौक का पीस लिया, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। जितना बड़ा वो लिख सकते थे, अपने पूरे पावर शक्ति का प्रयोग करके जितना बड़ा वो लिख सकते थे, उन्होंने बहुत बड़ा पूरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या लिखा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्या लिखा उन्होंने बोर्ड के ऊपर, विवे ला फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ये आपको याद रखना है ना। विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। इंग्लिश में होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, और फ्रेंच में होता है विवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो रुक गए, उन्होंने अपना माथा झुका लिया
वॉल के अगेंस्ट, ऐसे दीवार के ऊपर सर पटक लिया, मतलब रख लिया सर, एक तरह से उन्होंने झुका दिया, रख लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी वर्ड, कोई शब्द के, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस अपने हैंड से उन्होंने क्या किया, जेस्चर किया, हैंड से उन्होंने एक मुद्रा बनाई, मतलब इशारा किया है ना, जेस्चर का मतलब लगभग इशारा। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो चुका है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन। ओके, चलो, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा अंडरलाइन करना है और उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं, वो ही रिपीट होते हैं अक्सर एग्जाम में। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देना। चलो, बाय।